राजेश बादल जी, कई राज्यों की तरह गुजरात के बारे में भी कहा जाता क्या है, एक वास्तविकता है कि वहां भी रीजनल इम्बैलेंस विद इन स्टेट बहुत ज्यादा है। लोगों की वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से है। कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, सूरत, बड़ौदा का इलाका, या फिर नॉर्थ गुजरात या मध्य गुजरात का इलाका जिसे आप कहें, इन सब के बीच एक जो कहा जाता है ना कि पैन गुजरात प्रेजेंस किसी पार्टी का, और वो सतत रूप से, क्या आपको लगता है कि वो सतत रूप से कांग्रेस का वहां पर बने रहना, कंटिन्यूअस 50 विधानसभा सीटों के ऊपर बने रहना, क्या इस बार जी, त्रिकोणीय मुकाबले में क्या लाभ उसे मिल सकता है इस बार? देखिए, कांग्रेस की स्थिति हमेशा से ही गुजरात में, जो सौराष्ट्र का इलाका है, कच्छ का इलाका है, दक्षिण गुजरात का जो इलाका है, वहां हमेशा बेहतर रही है। आपने जो जहां से शुरुआत की थी अपने सवाल की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित किया है आपने उसको कि जी। भारत में जितनी सांस्कृतिक, सामाजिक और सोच के आधार पर विविधता है, उस विविधता को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जैसा मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, अलग अलग एरिया, अलग अलग इलाकों के आधार पर अगर मैं कहूं, गुजरात में भी ऐसा होता है। जो कच्छ का आदमी जिस तरह से सोचता है, वैसा जो डांग का जो आदमी सोचता है, वैसा जो अंबाजी या पालनपुर का आदमी नहीं सोचता। और जो पालनपुर या अंबाजी या दांता या ऊंझा या मोडासा का नाम आदमी, जो पाटन का आदमी जो सोचता है, वैसा सूरत का नहीं सोचता, और वैसा बड़ौदा का नहीं सोचता, और गांधीनगर और अहमदाबाद का नहीं सोचता। कारण जी। क्या है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विविधता, तभी तो हमारे यहाँ इस तरह की इलाकाई आधार पे नाम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में एक इलाका मालवा का है, बुंदेलखंड जी। का है, महाकौशल है। तो राजस्थान में हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है, मारवाड़ है। हर इलाके, आपने बिहार के हैं, आप बिहार में भी आप जानते हैं जी। कि बिहार में भी इसी तरह से जी। बंटवारा है, जहां पर क्षेत्रीय सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता है, तो सोच में भी अंतर आता है। लेकिन जहां तक हम गुजरात की बात करते हैं, वापस गुजरात को लौटते हैं, तो जो कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस में आप पाएंगे कि जो पहले चरण में जहां मतदान हो रहा है, यानी 1 दिसंबर को जहां वोट पड़ रहे हैं, उनमें जो कच्छ से लेकर के नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी और डांग और नवसारी और वलसाड तक जो इलाका आता है, वहां जी। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। और आम आदमी पार्टी ने उन्हीं इलाकों में अपने प्रचार पर जोर दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसका सारा जो फोकस है, वो ये है कि वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कितना सेंध लगाती है। पिछली बार करीब करीब विधानसभा में, अगर मुझे ठीक याद है, तो 6 या 7% मतों का अंतर था। 50% बीजेपी के वोट थे, और करीब करीब 43 43% वोट कांग्रेस के थे। तो अगर अब उसमें कांग्रेस के वोट में अगर सेंध लगाती है आम आदमी पार्टी, जो कि मेरे ख्याल से आज की स्थितियों में आम आदमी पार्टी 2% वोटों से ज्यादा नहीं ले रही है। लेकिन अगर 2% वोट भी वो लेती है, तो भी थोड़ा बहुत कुछ 8 10 सीटों पर अंतर तो आएगा। लेकिन ऐसी सूरत में मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में गुजरात का जो मतदाता है, वो तो बेचारा हर बार ही अपने नजर से, समझ से बढ़िया फैसला देता है। अब कुछ जहां से हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी, जो तंत्र है और जो जी। चुनाव आयोग है, अब वो अगर खेल कर जाए तो कोई कुछ नहीं करता। आपने नहीं, अभी लेकिन सच तंत्र, राजेश बादल जी, तंत्र की जी, भूमिका में वहां पर राज्य के सरकारी कर्मचारी होंगे, वहां भी बिल्कुल। पेंशन को लेकर के वो बेचैन है। भाई पेंशन को लेके बेचैन है, मगर उन्हें मालूम है कि अगर उनके इलाके से भारतीय जनता पार्टी हार गई, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी जो बाद में कलेक्टर हो जाएगा, तो उस कलेक्टर को लूप लाइन में डाल दिया जाएगा। फिर राज्य सरकार उसकी खटिया खड़ी कर देगी, क्योंकि लोग ये कलेक्टर मानते साहब को हैं भी पेंशन नहीं है। जी। कलेक्टर साहब को भी पेंशन नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं, मगर मैं बात दूसरी कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव के बाद वो सारे कर्मचारी, चुनाव अभी तो चुनाव आयोग के डेप्यूटेशन पर हैं, चुनाव आयोग के सीधे नियंत्रण में है, जैसे ही आचार संहिता लग गई और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, नतीजे घोषित हो जाएंगे, फिर वो राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से भय जो है, एक तंत्र का भय, वो एक बना हुआ है।
दूसरा, चुनाव आयोग की जो कमजोरी है, मैं आपको बताऊं, पिछले अगर आप 5 वर्षों में देखें तो चुनाव आयोग को कम से कम 4 या 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार इस बात पे लगाई है क्योंकि चुनाव आयोग अपनी बेचारगी का रोना रोता है कि हमारे पास तो अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने अधिकारों का डंडा तो चलाइए। टीएन शेषन ने क्या किया था? यही कानून थे, यही प्रणब मुखर्जी क्या, को इस्तीफा देना पड़ा था मंत्री पद से। वही तो मैं कह रहा हूं कि इनके चक्कर लेकिन में। लेकिन जब चुनाव आयोग ने से घुटनों पर बैठने के लिए कहा गया और वो साष्टांग दंडवत कर जाए, अभी बहुत अच्छी बात कही थी अनिल सिन्हा ने कि वो एक कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में बोल रहे थे। तो कॉर्पोरेट, वो उसके लिए एक इवेंट है चुनाव कराना, और इस इवेंट में जब इस एक लोकतांत्रिक अनुष्ठान और एक इवेंट में फर्क होता है। और वो अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग इसे ड्यूटी की तरह कर रहा है, एक पवित्र संवैधानिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है। और ये चुनाव आयोग का जो बदला हुआ रूप है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल गुजरात का मतदाता जो है, बहुत ज्यादा आम आदमी की ओर झुका हुआ नहीं दिखता। संघर्ष मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। महज 27 दिन आज से बचे हुए हैं गुजरात के पहले चरण के चुनाव में। मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य में राजनीतिक दलों को तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने इतना कम समय दिया होगा। सत्तारूढ़ पार्टी चूंकि उस पर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में है, उसके पास सारी जानकारियां पहले से थी। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि अमित मालवीय ने पहले ट्वीट कर दिया था कि चुनाव की तारीखें क्या क्या होंगी, लोकसभा के समय शायद। तो इस तरह की परिस्थितियों में आपको नहीं लगता कि गुजरात में विपक्षी दलों के ऑप्शन वैसे ही कम कम हो जाते हैं, और विपक्षी दलों को उसके पास सिर्फ एक चीज है लड़ने के लिए, वो है जनता की प्रबल इच्छा शक्ति। क्या आपको लगता है कि एक अपने आप में इतना बड़ा कंपोनेंट है जो गुजरात के चुनाव से एक नया संदेश राष्ट्रीय स्तर पर दे सके? देखिए अभिषेक, चूंकि हमारे पास सिर्फ 2-2.5 मिनट का वक्त बचा है, मैं बता देता हूं अभी जो हमारे विद्वान साथियों ने चर्चाओं में बात कही है और आपका जो सवाल है, करीब करीब वही इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कहाँ है, गुजरात के मंच पर वो उसकी उपस्थिति कैसी है। तो अब आपको याद होगा 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है, पंचमहल से जो पहले सांसद थे प्रभात सिंह चौहान, उन्होंने सारी बातें वो कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 27 वर्षों में की है। 1995 से वो भारतीय जनता पार्टी में थे और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, 2 दिन पहले की बात है, आपको याद होगा। तो इसका अर्थ ये है कि गुजरात में एक तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद स्तर का कोई जो रहा हो, वो नेता अगर कांग्रेस में शामिल हो रहा है, तो आप केवल एक संकेत लगा लीजिए। और दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं कि इस समय मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, बताइए जरा 1 मिनट के मुझे लिए। नाम मैं जानता हूं, लेकिन पहचानता नहीं चेहरे से। नाम याद आया? नहीं याद आएगा। वो भूपेश बघेल हैं कि भरत पटेल हैं कि भूपेंद्र पटेल हैं, बताइए कौन है? नहीं याद आ रहा ना आपको? तो जहां जिस पार्टी ने में जेब से मुख्यमंत्री निकलते हों, वहां मैं आपको कांग्रेस के 2 नाम 3 नाम गिनाता हूं, शक्ति सिंह गोहिल, भरत सोलंकी, अर्जुन मोरवाड़िया। ये 3 कौन नाम है? ये 3 नाम हैं जो कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री पद पे के चेहरों को ढूंढ सकती है। तो जिस प्रदेश में 3-3 4-4 लोग ऐसे हों जहां लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हों, और वहां दूसरी तरफ आपको मौजूदा मुख्यमंत्री का सही नाम याद नहीं आ रहा हो, तो आप अर्थ लगा लीजिए। 2 उदाहरण तो मैंने बताई। तीसरी बात, बहुत अच्छी बात अभी जो अशोक ने कही कि अशोक गहलोत ने की उपस्थिति में मोदी ने तारीफ क्यों की। 2 बातें हैं उसके पीछे, दोनों पॉलिटिकल बातें हैं। देखिए, वो जिस इलाके में गए थे मोदी जी, वो गुजरात से जुड़ता हुआ इलाका है। बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो बेल्ट है, वो गुजरात से लगा हुआ है। गुजरात के कई आदिवासी इलाके वहां पर जुड़ते हैं। तो और अशोक गहलोत पर गुजरात के चुनाव की बड़ी दारोमदारी है। तो अगर उसमें वो नहीं जाते तो भी वो एक मुद्दा बन जाता। आदिवासियों को लुभाने की राजनीति है। और अशोक गहलोत की तारीफ करने का मतलब क्या है? दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की अंदरूनी सियासत को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे नियंत्रित करना चाहते हैं। मोदी के चंगुल में वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं, और अशोक गहलोत इन दोनों अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद से अपनी पार्टी में हाशिए पर हैं। कल पायलट ने उन पर हमला बोला है। तो अशोक गहलोत अपने पार्टी आला कमान को
मोदी से मिलकर इशारों इशारों में गांधी के बहाने तारीफ करके उस पर एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना रहे हैं। और लेकिन राजेश जी, मोदी एक गहलोत मिनट की पूरी टीम को ही गुजरात एक चुनाव में लगाया है मिनट कांग्रेस को। अभिषेक जी, एक मिनट, आपने बहुत गलत सही जी समय पे टोका। एक मिनट। और मोदी जी अपनी पार्टी में वसुंधरा पर दबाव बनाने के लिए अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे पास हो सकता है कल के रोज राजस्थान में अशोक गहलोत आए। तो दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को संतुलित कर रहे हैं। आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि गहलोत की टीम पर ही कांग्रेस ने क्यों एतबार किया है कि पूरे राजस्थान में झोंक रखा है? भाई देखिए, पड़ोसी राज्य है एक, दूसरा उनको बाजीगर कहा जाता है, चुनाव में जादूगर कहा जाता है। हम लोग जब नवभारत टाइम्स में थे तो वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन हम लोगों की चुनाव मुख्य डेस्क पे आकर के वो ताश के पत्तों के जादू दिखाया करते थे। तो जादूगर हैं वो, ये माना जाता है। तीसरा ये कि अपने ऊपर जो उनके ऊपर अध्यक्ष पद के आरोप लगे हैं, अध्यक्ष पद के चुनाव में जो हाशिए पर आए हैं, उनका ग्राफ गिरा है। गुजरात चुनाव अगर जिताते हैं वो, तो उनके ऊपर सारे दाग धुल जाएंगे। ये एक बहुत जी बड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। और आखिरी बात फिर मैं खत्म करूंगा, चुनाव आयोग ने जो आज मीडिया से कहा है, फेक न्यूज के ना फैलाएं, मीडिया से अपील करी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपराध दर्ज कर सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इस समय आप सर्वोच्च हैं। आपको याद है बंगाल में 10,000 व्हाट्सएप ग्रुप किस पार्टी के नेता ने बनाए थे और वो पकड़ा जी गया था। तो वो अगर आपको याद है, तो इसका अर्थ यह है कि फेक न्यूज का खेल अब होने वाला है और उसमें चुनाव आयोग एक असहाय मुद्रा में देखता रहेगा। अन्यथा उसके पास इतना बड़ा कार्रवाई का चाबुक है, अपने ऊपर सवाल खुद लगाता है चुनाव आयोग, उठाता है। जी।